हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रो विथ ग्रामर। जिस चैनल में आप सीख रहे हैं ग्रामर के साथ आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट ग्रामर बाय मी, नीरू। So first, I want to thank to you for giving such a wonderful response to all my videos that you have seen and liked. Thank you so much. So viewers, as you remember that हमने पिछले वीडियो में parts of speech की सीरीज स्टार्ट करी थी, in which we have taken the first topic, that is nouns. So today we are continuing with that only. जो चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ें एक्सप्लेन करना रह गया था पिछले वीडियो में, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और क्या कुछ नया है आपके लिए। सो लेट्स सी दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So what all we will learn in this video? So first and the most important, cases of nouns हम इसमें देखेंगे क्योंकि वो पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए थे एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको आज कंप्लीट करूंगी, इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। सो केसेस ऑफ नाउन, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। देन वी विल डिस्कस द कंपाउंड नाउन्स। ओके, वी विल डिस्कस द कंपाउंड नाउन्स आल्सो इन दिस वीडियो। देन रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ आपके लिए, अ सरप्राइज गेम, अ वोकैब एक्टिविटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। So the first thing which I have for you is compound nouns. Okay, compound nouns क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं या उनको हम कैसे बना सकते हैं, let's see that. So a compound noun is made up of two or more words used together as a single noun. जब हम दो या दो से ज़्यादा words को combined कर देते हैं, जोड़ देते हैं as a single noun की तरह, उन्हें हम compound nouns की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, रखते हैं। लाइक यू माइट सी कंपाउंड नाउन्स रिटन इन वन ऑफ थ्री वेज। कंपाउंड नाउन को इन दोनों या इन तीनों वेज में हम लिख सकते हैं या इन तीनों में से किसी एक तरीके से लिखा जाता है। लाइक हियर यू कैन सी वन सिंगल वर्ड लाइक रूफ टॉप। रूफ और टॉप दोनों अलग अलग वर्ड हैं और इनको हमने कंबाइंड करके एक सिंगल वर्ड बना दिया है, रूफ टॉप। देन टू और मोर सेपरेटेड वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा अलग अलग वर्ड्स की तरह, लाइक विंडो, शेड। सो विंडो इज अ डिफरेंट वर्ड एंड शेड इज अ डिफरेंट वर्ड एंड दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। सो ये एक कंपाउंड नाउन की तरह यूज हो रहा है। देन अ हाइफनेटेड वर्ड, हाइफनेटेड मीन्स दिस साइन, दिस डैश जो यहाँ पर लगा हुआ है, सो दिस इज नोन एज हाइफन। सो ब्रदर इन लॉ, लाइक ब्रदर इन लॉ को हम हाइफन के थ्रू लिखते हैं। ब्रदर इज अ डिफरेंट वर्ड, ब्रदर एक अलग वर्ड है, इन एक अलग है एंड लॉ एक अलग वर्ड है। तो इस तरह हम इसको हाइफनेटेड करके लिखते हैं, इनको कंपाउंड नाउन की तरह यूज करते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, सो कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर words used together as a single noun. So let's see what next we have. So let's see the features of compound nouns. Here I have some features that you should know and that you should remember. That a compound noun is made up of two nouns or an adjective and a noun. Okay, so compound noun में दो nouns भी हो सकते हैं, adjective भी हो सकता है और noun भी हो सकता है। So जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल से देख सकते हैं, लाइक अलार्म, क्लॉक। ओके, बोथ आर द नाउन्स। ओके, सो अलार्म, क्लॉक। पार्किंग, मीटर। ओके, पार्किंग एंड मीटर both are used. Fine. Then compound noun are sometime written as two words. Example, credit card. Other time as one word, sunglasses. Okay, occasionally they are joined by hyphen like babysitter. ओके, हाइफन के थ्रू भी हम उनको ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। कभी हम उनको दो डिफरेंट वर्ड्स की तरह भी यूज करते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, दे आर यूज टुगेदर बट दोनों अलग अलग शब्द हैं। सन ग्लासेस, जब हम सन और ग्लासेस दोनों अलग अलग वर्ड्स को एक साथ बोल रहे हैं, तो कंपाउंड नाउन्स अलग अलग तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और इनको हम जनरली अपने बोलचाल की भाषा में बहुत बार यूज करते हैं, हम बहुत जनरली इनको बोलते रहते हैं। ठीक है, देयर इज नो रूल फॉर दिस,
so may need to check in the dictionary. Okay, so there is no particular rule about it that how we can use it and how we can make it. So it should be checked in the dictionary. You can take the dictionary help for understanding the meaning, that what this compound noun means. So the main stress is usually on the first part. Example, parking meter. ओके, सो द मेन स्ट्रेस, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेस हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर देते हैं, पार्किंग मीटर. बट सम टाइम इट इज ऑन बोथ पार्ट. लेकिन कुछ वर्ड्स में, कुछ कंपाउंड नाउन्स में दोनों चीजों पर उतना ही जोर देकर बोला जाता है या उन पर उतना ही स्ट्रेस दिया जाता है. लाइक मदर टंग. ओके, सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट. हम दोनों को कंबाइंड वे में बोलते हैं मदर टंग. सो ये सारे फीचर्स होते हैं जो कंपाउंड नाउन को बेहतर बनाते हैं, इजी टू यूज बनाते हैं, और इनको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में, स्पीकिंग में बहुत बार यूज करते हैं. ओके, सो आई हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स. एक बार और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं. तो लेट्स सी. So here are the examples for you. Like here you can see in this picture that foot plus ball, it becomes football. Okay, some other are there also, like compound words like sunglasses. You can see sun is a different thing, glass is a different thing, and when we combine it, it becomes sunglasses. Cupcakes, rainbow. So these are all the compound nouns. ठीक है, जब हम दो डिफरेंट चीजों को, दो डिफरेंट नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को जोड़ करके हम एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, एक सिंगल नाउन बनाते हैं, तो इन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. ठीक है, तो आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं. बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल होते हैं, इनको क्रिएट करना और इनको समझना बहुत इजी है. तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है. आई हैव अ पोजेसिव नाउन्स फॉर यू ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट आर दे. So let's discuss about the possessive nouns. Like it's all about the apostrophe, singular and plural. So let's see what are the possessive nouns. So words that show ownership are called possessive nouns. Okay, ownership को दिखाने के लिए, किसी के अधिकार को दिखाने के लिए हम possessive nouns को use करते हैं. A noun is possessive if a phrase can be changed to say that an item or idea belong to someone else. ठीक है, किसी चीज को किसी की बिलोंगिंग दिखाने के लिए. फाइन, ये चीज मेरी है या ये चीज आपकी है, इसे शो करने के लिए हम पोजेसिव नाउन्स को अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज करते हैं. ओके, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स एंड द रूल्स दैट व्हाट आर द पोजेसिव नाउन्स. यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है. द पेंट ब्रश दैट बिलोंग टू द आर्टिस्ट वॉज लॉस्ट. ओके, आर्टिस्ट का पेंट ब्रश खो गया है. इस सिंपल सी चीज को हमने इस तरह से कहा है, और नेक्स्ट टाइम हमने जब उसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज किया है, एज यू कैन सी इन द सेकेंड पार्ट, लाइक द आर्टिस्ट ब्रश वॉज लॉस्ट. तो ये कितना शॉर्ट सेंटेंस हो गया है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द apostrophe s which is used here. ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे पोजेशन शो करते हैं, लेट्स सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. So there are certain rules that we need to follow for understanding the possessive noun and how to create them. Okay, तो पहला रूल है, पहली थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, वो है टू शो पोजेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन एड अपोस्ट्रोफी एस. सिंगुलर नाउन का पोजेशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं. हियर यू कैन सी इट इज रिटन अपोस्ट्रोफी मार्क एंड देन वी राइट एस. जब हम किसी सिंगुलर नाउन, किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, टू शो पोजेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, add an apostrophe only. Okay, when we are talking about plural means when we are talking about more than one person, वहां पर हम सिर्फ apostrophe mark का यूज करते हैं, apostrophe s नहीं लगाते हैं. Okay, या sometimes लगाते भी हैं, वो मैं बताऊंगी मैं कैसे लगाते हैं. So let's see how we can use it. Here the examples are given. Runners. Okay, runners means we are talking about plural noun. ठीक है, और यहां पर ऑलरेडी एस लगा हुआ है, लास्ट में एस लगा हुआ है, तो वहां पर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क को यूज करेंगे. ठीक है, हम यहां पर अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे. देन काउज. ओके, काउज. सो अगेन द अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड हियर, नॉट एस. फाइन. देन ट्रीज. ट्रीज आर ऑल्सो प्लूरल, सो ट्रीज ओनली अपोस्ट्रोफी
mark is used here. तो basic thing is that कि plural nouns के साथ जिसमें last में s आया होगा वहां पर आप apostrophe mark को ही सिर्फ use करेंगे. Okay, so this is the thing which you all should remember. Now the next thing, next rule which we should know, that to show the possession of plural nouns not ending in s, add an apostrophe and a s to it. Okay, you can use apostrophe and s with the nouns, with the plural words which are not ending with s. Like here you can see children. Okay, children is a plural word. Children is a plural noun जो एक से ज्यादा बच्चों के लिए यूज हो रहा है. So here you can write children's food. Apostrophe s can be used. Then teeth. Okay, teeth एक plural word है. इसको शो करने के लिए, इसका possession शो करने के लिए we can use apostrophe s here. So teeth, fillings. Okay, so like this you can show the possession of singular and plural noun. कहीं पर हम apostrophe यूज करते हैं जहां पर ऑलरेडी लास्ट में s आया है plural nouns में. जहां पर s नहीं आया है वहां पर आप apostrophe s को यूज कर सकते हैं. So this is how we show the possession of nouns. Okay, so let's see what else we have. So after discussing possessive nouns and how to show the possession of noun, उसके बाद हम बात करेंगे regular and irregular nouns की. ठीक है, regular और irregular plural nouns क्या होते हैं? Let's see. So regular nouns become plural by the writer adding s or es to the ending of the noun. Okay, s or es to the ending of the noun. Irregular plural nouns do not follow the same rules as regular nouns when becoming plural. अब देखो मैं इसको easily समझाती हूँ, simple language में समझाती हूँ. Regular nouns क्या होते हैं? जहां पर हम simply s या es add कर देते हैं और वो plural बन जाते हैं. ठीक है, like boy, boys. ठीक है, girl, गर्ल्स. ये हमारे एक रेगुलर नाउन्स हैं जिनको हम s लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन उनकी जगह कुछ इररेगुलर प्लूरल नाउन्स भी होते हैं जिनमें हम सिर्फ s लगाकर या es लगाकर, s या es लगाकर उनको नहीं लिख सकते. ओके, उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है या उनमें कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं. सो यू कैन सी दैट as regular nouns when becoming plural means they don't follow that same rule. उनके साथ वो same rule follow नहीं होता है जो normal regular nouns के साथ होता है. That's why they are known as irregular plural nouns. So let's see with the examples. What are they? Here you can see that plural nouns, इनको हम कैसे construct कर रहे हैं या कैसे बना रहे हैं, इनके बारे में बात करते हैं. Like here you can see add s in words में, like dream becomes dreams, flower flowers, shoe shoes. ओके, ये बिल्कुल रेगुलरली इजीली चेंज हो गए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. यहाँ पर es को हमने ऐड किया है, लंच लंचेस, फ्लैश फ्लैशेस, इसी तरह सो ऑन. ओके, देन ड्रॉप द y, add ies. लाइक हमें ये पता है कि इफ the word is ending with y, okay, with the consonant y, and before that y if some consonant is coming, okay, there is no vowel, there is a consonant coming, तो हम उसमें y को हटाकर ies यूज कर देते हैं. जैसे baby, babies, family, families, y को हटाकर ies हम वहां पर यूज कर रहे हैं. इसी तरह f, drop the f, add ves. like f को हटा करके हम ves यूज करके प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं. like wolf, wolves, shelf, shelves. So, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. अब हम आते हैं इनरेगुलर नाउन पर. इनरेगुलर नाउन्स क्या होते हैं? लाइक हियर यू कैन सी माउस, माउसेज हम कभी नहीं लिखते हैं. सो द प्लूरल ऑफ माउस इज माइस. बहुत सारे चूहे हैं. ठीक है, मैन, मेन, फुट, फीट, पर्सन, पीपल. डियर विल रिमेन डियर. ओके, डियर बहुत बार लोग जनरली बोलते हैं डियर्स, बहुत सारे डियर्स थे वहां पर. दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. डियर विल रिमेन डियर वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट वन और मोर देन वन. ओके, इसी तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. यू कैन सी दैट चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, सो मेनी.
ओके। सो इरेगुलर नाउन्स वो होते हैं, द बेसिक थिंग विच यू शुड नो दैट इरेगुलर नाउन्स हम उनको बोलते हैं जिनमें हम सिर्फ एस या ई एस ऐड करके उनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दे आर नोन एज irregular noun. Okay, so let's see what next. Now see the rules to follow for making the nouns singular to plural. These are the things which you should remember. यहाँ पर देखो आप बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ. इन्हें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजों को, इन सारे टेबल्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से प्लूरल में इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. सो लेट्स सी द टेबल 1. एक बार टेबल 1 को अच्छे से देखते हैं. लाइक रूल्स फॉर द प्लूरल्स ऑफ रेगुलर नाउन. अभी हम रेगुलर नाउन की बात करेंगे. लाइक जनरल रूल, एड एस, जैसे हम सिंपली सभी चीजों में जनरली ऐड करते हैं एस. नाउन एंडिंग इन एस, एक्स, जी, सी एच, एस एच, इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनके साथ हम ई एस ऐड कर देते हैं. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. देन कॉन्सोनेंट प्लस वाई. अगर किसी वर्ड में, अभी मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर किसी वर्ड में वाई आ रहा है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है तो हम चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस. ओके, उसमें से हम आई ई एस यूज करते हैं, वाई को हटा देते हैं. देन कॉन्सोनेंट ओ एड ई एस, जहां पर कॉन्सोनेंट प्लस ओ आ रहा है. ओके, कॉन्सोनेंट प्लस ओ. ओके, जैसे लाइक हीरो, हीरो में लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है तो वहां पर हम हीरोज, उसके साथ ई एस को ऐड कर देते हैं. देन इफ द वर्ड इज एंडिंग विथ एफ, ओके, अगर वहां पर एफ यूज हो रहा है, सेकेंड लास्ट वर्ड इज एफ देयर, सो वहां पर वी ई एस को यूज कर देते हैं. ठीक है, एफ ई से एंड हो रहा है तो हम उसे इसमें ई एस को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं जिससे हम रेगुलर नाउन्स को चेंज कर सकते हैं. फाइन. अभी आते हैं इररेगुलर नाउन्स पे. दैट नाउन दैट डोंट फॉलो दीज रूल्स. नाउन्स जिनमें ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, एस ऐड करना, ई एस ऐड करना, ये कुछ भी फॉलो नहीं होता है. सो लाइक अभी मैंने पहले भी डिस्कस किए थे सारे एग्जाम्पल्स. लाइक चाइल्ड इज चेंज इनटू चिल्ड्रन, टू, टीथ, एंड नाउन दैट रिमेन द सेम इन द प्लूरल. ओके, नाउन ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं, यहाँ पर कुछ ही लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो सेम रहते हैं, चाहे हम प्लूरल में यूज करें या सिंगुलर में यूज करें, वो हमेशा सेम रहते हैं. लाइक एयरक्राफ्ट, शीप, डियर. ठीक है, ये ऐसे नाउन है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सेम रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. फाइन. हियर यू कैन सी नो चेंज वाले वर्ड्स बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं. यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस टेबल में भी किस तरह हम जो वर्ड्स जिससे एंड होते हैं, लाइक एस, सी एच, एस एच, एक्स और जी से जो एंड होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं. तो ये टेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरी व्यूअर, एवरी किड हु इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड एवरी वन हु वांट्स टू लर्न ग्रामर, तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है जो हम जनरली बोलते वक्त बहुत बार करते हैं. ठीक है, लाइक हम बहुत बार बोलते हैं कि मैंने वहां बहुत सारी शीप्स देखी थी, है ना, तो वो रॉन्ग है. आई हैव सीन सो मेनी शीप देयर, मैंने बहुत सारी शीप वहां देखी थी. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है हर किसी के लिए. सो प्लीज लर्न ऑल दीज थिंग्स, ट्राई टू प्रैक्टिस देम मोर एज यू विल बी एबल टू, धीरे धीरे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और ये सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट आई हैव फॉर यू. So viewers, next I have for you list of irregular plurals, okay, plural nouns, जो हम जनरली बहुत बार गलत बोलते हैं. तो ये टेबल आपकी हेल्प करेगी उसे सीखने में, उसे रिवाइज करने में. एंड व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज लाइक दिस वीडियो. ओके, सो आई विल बी मोटिवेटेड, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहने के लिए. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो. Fine, because your support means a lot to me. Thank you so much. And now let's see what next we have, but before that, like and subscribe this channel. Let's move the other part of the video. So now we are going to learn, for which you are waiting for a long time, like cases of nouns. आज हम cases of nouns के बारे में बात करेंगे. So nouns, cases, function and relation. केसेस कौन कौन से होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सीखेंगे, दैट एवरीथिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू एंड दैट यू विल लर्न इन अ वेरी इजी वे. बहुत इजी वे में मैं उसे सिखाने की कोशिश करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. उठा लीजिए अपनी पेन और कॉपी और हम देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस, मीन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस क्या होता है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज अ नॉमिनेटिव केस या व्हाट इज अ सब्जेक्टिव केस, दोनों एक ही चीजें हैं। आप सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो, नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो। सो द नॉमिनेटिव केस इज द केस यूज्ड फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन which is the subject of a verb. ओके, सो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब हमने जैसे पहले भी बात करी थी कि वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जो हर एक सेंटेंस में आती ही आती है, उसके बगैर आप सेंटेंस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। सो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का मतलब क्या है, अब आइए देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मार्क ईट्स केक। मार्क एक लड़के का नाम है, वो एक्शन क्या कर रहा है, ईट्स, ओके, खाना खाता है या जो भी खा रहा है वो। सो केक्स, वो केक खाता है, मार्क्स केक खाता है, मार्क्स ईट्स केक। सो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, यहां पर जो क्रिया करी जा रही है, एक्शन करी जा रही है, दैट इज ईट्स, ओके, वो ईट्स है। सो ईट इज अ वर्ब, ओके, ईट इज अ वर्ब एंड हु इज डूइंग दिस एक्शन, हु इज ईटिंग केक, कौन केक खा रहा है, मार्क, okay, Mark eats cake. So the noun Mark is the subject of the verb eats, okay. Mark is in nominative case, means जो एक्शन को कर रहा है, जो नाउन एक्शन को कर रहा है उसे हम नॉमिनेटिव केस के अंदर काउंट करते हैं, सब्जेक्टिव केस के अंदर काउंट करते हैं, ओके। सो द नाउन which is the subject of a verb that is known as, that needs to be put in nominative case, okay, easy. Now see, in English nouns do not change in the different cases, pronouns however do, like he eats cake, okay, pronouns के साथ हम verb की form को change करते हैं, but nouns के साथ generally वो change नहीं होती है, like he eats cake, the pronoun he is the subject of a verb eats, he is in the nominative case, okay, he is a nominative case, he is a pronoun और वो केक खाता है, ठीक है। यहाँ पर they eat cake, अब यहाँ आपने देखा डिफरेंस क्या है, eats and eat, ओके, वर्ब की फॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू द नंबर चेंज हो रही है। सो द प्रोनाउन दे इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ईट्स, दे इज इन द नॉमिनेटिव केस, इसीलिए दे एक नॉमिनेटिव केस है क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं कि एक्शन को कौन कर रहा है, who is the doer of the action. So that person, that noun or a pronoun comes in the category of nominative or subjective case. Like here you can see the case used for a noun or a pronoun that is the subject of a verb. Like here you can see Becky was excited, okay, Becky, कौन excited है, Becky excited है। He senses a problem, किसने sense करी है problem, उसने करी है। सो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ओके, तो जो सब्जेक्ट है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा, फाइन। सो सब्जेक्ट विल ऑलवेज कम्स इन नॉमिनेटिव केस। तो इसी तरह हम नॉमिनेटिव केस को डिवाइड करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ओके। सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। अभी हमने सब्जेक्टिव केस देखे, नॉमिनेटिव केस समझा कि वो क्या होते हैं। जब नाउन और अ प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस में कैटेगराइज करते हैं। उसी तरह जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कैटेगराइज करते हैं। लेट्स सी हाउ टू कैटेगराइज इट, हाउ टू फाइंड इट आउट, लेट्स सी। So the objective case is used for nouns and pronouns that function as object. Okay? जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं, तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक here you can see the example is given, she gave me a book,
ओके, सो बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इसीलिए उसको हम एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं या एक्यूसेटिव केस में भी उसको कैटेगराइज करते हैं. उसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लाइक हेयर मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसको हम डेटिव केस में काउंट करते हैं. ओके, सो इससे आपको समझ में नहीं आया होगा. आई विल एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल and let's see, then you will be able to understand that how to find out the direct case and how to find out the accusative case or indirect object means the dative case. इसको हम कैसे find out करते हैं. So let's see that. So here is the example given. She gave me a book. So let's see what are they. ठीक है, यहाँ पर ये किस तरह डिवाइड किया जाएगा. So you can see she, ठीक है, she is the subject. she एक सब्जेक्ट है. फाइन, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है. ठीक, वो एक काम कर रही है, वो एक एक्शन कर रही है, और वो क्या एक्शन कर रही है? गेव, गिविंग, कुछ देना. ठीक है, सो दैट इज अ वर्ब, दैट इज अ एक्शन. वो किसके ऊपर एक्शन कर रही है? ठीक है, वो किसको एक्शन करके कोई चीज दे रही है. ठीक है, तो यहां पर मी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, मुझे दे रही है, तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, और वो मुझे क्या दे रही है या मुझे वो क्या पास कर रही है? दैट इज अ बुक. ओके, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने बुक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों समझा और मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बताया है, क्यों कैटेगराइज किया है. सो लेट्स सी दैट. सो हियर यू कैन सी दैट बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. The direct object is the thing being acted on by the verb. Being acted on by the verb. Book is the direct object of the verb gave. Like here you can see verb क्या है? Gave. Gave is a verb. और उसका जो action है वो directly किसके ऊपर हो रहा है? Book के ऊपर. ठीक है, वो लड़की क्या मुझे क्या दे रही है? बुक दे रही है. ठीक है, वो मुझे एक बुक पास कर रही है, बुक मुझे दे रही है. सो ये जो एक्शन है गिविंग, ये डायरेक्टली बुक के ऊपर हो रहा है, इसलिए ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम डेटिव केस में कैटेगराइज करते हैं. लाइक हेयर मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव. The indirect object of a sentence is the recipient of the direct object. Means जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो किसे दिया जा रहा है? ठीक है, कौन उसको रिसीव कर रहा है? मैं उसे रिसीव कर रही हूँ. वो मुझे बुक दे रही है और वो बुक रिसीव कौन कर रहा है? मैं रिसीव कर रहा हूँ. सो whosoever इज द रेसिपेंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कैटेगराइज्ड लाइक दिस, कि जो एक्शन डायरेक्टली किसके ऊपर हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है. एंड द एक्शन विच इज हैपनिंग टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रिसीव हो रहा है, किसे मिल रहा है, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज हाउ वी कैटेगराइज एंड दिस इज हाउ वी simply understand the direct and indirect object. Okay, so here you can see, for example, one more is written here. I wrote him a letter. Him is the indirect object of the verb wrote. Okay, wrote एक action है, एक verb है. ठीक है, so जो ये लिखना है, this the recipient of a letter which is the direct object. ठीक है, हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर, क्योंकि जो ये डायरेक्ट एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये एक्शन डायरेक्टली लेटर के ऊपर हो रहा है, और हिम उसका एक रेसिपेंट है जो उसे रिसीव कर रहा है. फाइन, सो इस तरह हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेग्रीगेट करते हैं या उनको फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में, अगर वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं. जैसे यहाँ पर शी गेव मी अ बुक, मी भी एक ऑब्जेक्ट था और बुक भी एक ऑब्जेक्ट था. ठीक है, लेकिन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फाइन, सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव. So viewers, next we have possessive, or you can say genitive case. Let's see what are these. Okay, so possessive case is a case which is used for showing possession. Okay, the possessive case is used for showing possession, or you can say it as a ownership. Like हमने possessive nouns में भी डिस्कस किया था, ownership, अधिकार को दिखाने के लिए हम possession या possessive noun को
यूज करते हैं. सो द पोजेसिव केस अप्लाइज टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, पोजेसिव नाउन्स कौन कौन से होते हैं या हम उन्हें कैसे यूज करते हैं, पोजेसिव केस में कैसे रखते हैं. लेट्स सी. विथ अ नाउन द पोजेसिव केस इज यूजुअली शोन बाय प्रिसाइडिंग इट विथ ऑफ. या तो हम उसमें ऑफ यूज करते हैं, और बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस और जस्ट अ मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी टू द एंड. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक हियर यू कैन सी किंग्स क्राउन. यहाँ पर किंग एक नाउन है, उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया है, ठीक है. और यहाँ पर ऑर्ब ऑफ द किंग, ऑर्ब ऑफ द किंग, यहाँ पर ऑफ के साथ हम पोजेशन को शो कर रहे हैं. सो दे बोथ आर इन द पोजेसिव केस. इनको हम पोजेसिव केस में कंसीडर करेंगे क्योंकि इनके थ्रू हम पोजेशन को, अधिकार को शो कर रहे हैं कि ये क्राउन किसका है, ये क्राउन इस किंग का है, ठीक है, इसके थ्रू. सो पोजेसिव केस में हम इन्हें इस तरह से कैटेगराइज करते हैं. नाउ हियर यू कैन सी पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द पोजेसिव केस प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स एंड देयर. ये सारे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. जब अभी हम पोजेसिव प्रोनाउंस को समझ रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए, ये सारे प्रोनाउंस याद रखने चाहिए. व्हेन वी विल डिस्कस द प्रोनाउंस, जब हम अपनी सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच पर जाएंगे, जो प्रोनाउंस होंगी, तो हमें इनके बारे में और जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर दैट दीज ऑल वर्ड्स विच आर गिवन हियर, दे आर द पोजेसिव प्रोनाउन, और इनके थ्रू हम प्रोनाउंस का पोजेशन शो करते हैं. लाइक आई वॉन्ट माइन. ओके, ये सारी चीजें इस किंग की हैं, बट दिस बॉय, दिस स्मॉल प्रिंस इज ऑल्सो सेइंग दैट आई वॉन्ट माइन, मुझे भी मेरा चाहिए. सो दैट थिंग विच ही वॉन्ट्स, वो उस पर अपना अधिकार दिखा सकता है, ओनरशिप से, ठीक है. सो इन वर्ड्स के थ्रू हम पोजेसिव प्रोनाउंस को इंडिकेट करते हैं, एंड दैट्स वाई they come in the category of possessive, or you can say genitive case. So like this we describe the case. Okay, इस तरह हम nouns की cases को discuss करते हैं, cases को define करते हैं, उनको find out करते हैं सेंटेंस में. सो आई सपोज एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि नाउन्स केसेस क्या होते हैं, उनको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. एंड आई थिंक द एक्सप्लेनेशन विच आई हैव डन, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द केसेस इन अ बेटर वे, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द exercises and everything whatever you are practicing, and it will help you in a better way to understand everything. Okay, so let's see what next we are having now. So guys, now we have came to the most awaited part of the video, that it's a fun time. ये एक fun time है. हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, बहुत सारी चीजें सीख ली है. Now it's a vocab time. हम नई चीजें सीखेंगे. So today what I have brought for you are homophones. आज हम homophones के बारे में बात करेंगे. अब पहले ये जान लेते हैं कि homophones होते क्या हैं. मे बी कुछ लोगों को पता होगा कि homophones क्या होते हैं. So let's see. Homophones are words that are pronounced the same way but have different meanings. Okay, sometimes they are spelled identically and sometimes they aren't. Okay, means यहाँ पर आप देख सकते हो a pair, okay, and a pair, both द स्पेलिंग इज डिफरेंट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है ना. इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है. सो आज हम प्रैक्टिस करेंगे. थोड़े से होमोफोन्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उनको प्रैक्टिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो होते क्या हैं. ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स सी व्हाट are the homophones that I have brought for you. So here you go. These are the homophones that you have to practice. So your words are break, sell, scent, dye, flower. So these are the words. अब दो words लिखे हैं यहाँ पर, दो homophones दिए हुए हैं. So दोनों की meaning अलग अलग है. So your time starts now. You have 1 minute and try to think in your mind कि इन दोनों की मीनिंग अलग अलग क्या हो सकती है और मैं इनको कैसे समझ सकता हूँ या मैं इनको कैसे डिफाइन कर सकती हूँ. सो थिंक. यू हैव 1 minute टाइम. इफ यू वांट you can write it on a pen, on a paper also with pen. So solve it, then I will show you the answer and I will give you some more words for practice. Okay, so keep watching, take 1 minute time and think. Okay, so guys, let's see the answers. Okay, are you ready? I know you are waiting for the answers. So with the examples I will explain you that what are the difference between these all homophones which I have given to you. Like here you can see break,
सेल, इन सब के मीनिंग यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड इट वेरी प्रॉपरली. ठीक है, इन सारे वर्ड्स को, इन सारे होमोफोन्स के यूजेस को अच्छे से रीड करें हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर for to you that how to use the homophones. Fine. And there are some more for your practice. This you can practice for improving your vocabulary. Next time I will bring more also. Okay, so just practice it and then you will be able to know that how to differentiate the homophones and how to get the different meaning of the homophones. Okay, so practice it, practice it very properly. Okay, so I suppose everyone has liked the activity and you have learned about the homophones. Next time we will practice more. Okay. So now with this we have came to the end of the video. Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel if you are liking it. If you are understanding the concept which I am trying to explain, please give a thumbs up. Please subscribe this channel and press the bell icon also so that you will be notified whenever I will upload the new video. I hope आप सबको इस वीडियो को देख करके या बाकी सारे वीडियोस को देखकर मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, stay tuned and please give a like and subscribe to my channel. Thank you so much. Keep motivating and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye everyone.